नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर स्थित सभागार में आयोजित पंडित गोपीनाथ व्यास व्याख्यानमाला 2024 में विवेकानंद आज के संदर्भ में और मृत्यु मीमांसा पर विचार विमर्श हुआ। शंकराचार्य एवं विद्या वाचस्पति पंडित श्री विद्यासागर उपाध्याय ने भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन और परम सत्य की पहचान ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। मुख्य अतिथि राजस्थान जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा ने दर्शन और चिंतन के महत्ता पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह ने भारतीय संस्कृति की निडरता और जीवन जीने की कला का महत्व समझाया। इस अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिनमें अनिल लोढ़ा को पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कंवर प्रकाश कृष्णानी को मानव सेवा रत्न उपाधि और योगेंद्र शर्मा को पत्रकारिता गौरव सम्मान प्रदान किया गया। जयपुर स्थित प्रौढ़ शिक्षा समिति के मेहता सभागार में आयोजित पंडित गोपीनाथ व्यास व्याख्यानमाला 2024 में विवेकानंद आज के संदर्भ में और मृत्यु मीमांसा विषयों पर भारतीय दर्शन पर चर्चा हुई। इस अवसर पर शंकराचार्य परिषद एवं विद्या वाचस्पति पंडित विद्यासागर उपाध्याय ने आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है और मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत मात्र है। उन्होंने इसे जीवन के परम आनंद की ओर एक यात्रा बताया और कहा कि आत्मा अमर है, मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। मुख्य अतिथि राजस्थान जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा ने कहा कि दर्शन और चिंतन हमें सत्य की खोज में मार्गदर्शन करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह ने भारतीय संस्कृति की जीवन जीने की कला और निडरता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथियों में हिम पुष्पा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार और कोले वाले बालाजी के अंशुमन चतुर्वेदी उपस्थित रहे। राव बिहारी पाल फाउंडेशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन संयोजिका अर्चना व्यास ने किया। सम्मानित व्यक्तियों में अनिल लोढ़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पत्रकारिता, कंवर प्रकाश कृष्णानी मानव सेवा रत्न उपाधि, राम कुमार दादीज पंडित शिरोमणि सम्मान, योगेंद्र शर्मा पत्रकारिता गौरव सम्मान, पंडित चंद्र मोहन दादीच ज्योतिष मार्तंड्य सम्मान और सरला व्यास यशोदा सम्मान शामिल रहे। प्रमुख वक्ता पंडित विद्यासागर उपाध्याय को देवगुरु बृहस्पति सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन ओम जय जगदीश हरे की सामूहिक आरती के साथ हुआ। इनकी प्रतिभा स्वयं प्रकाशमान होती है। राजस्थान के उच्चतम पदों पर बैठे हुए अचानक एक दिन इनका स्थानांतरण हुआ माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक शासन करने वाला आदमी एक शिक्षा मंत्री के साथ एक सहायक के रूप में कैसे काम करेगा। और इनका 4 साल का कार्यकाल, मैं इसलिए नहीं कोई यहाँ पर बैठी हुई, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि शायद वो कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था जिस कार्यकाल के अंदर जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रदर्शित किया हो दुनिया के सामने, ऐसे चाणक्य हैं आज के मुख्य अतिथि सुनील। जब भी पब्लिक रिलेशन की बात होती है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक ये बात यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ और कोई इसे अन्यथा नहीं ले। और इस बात को बोलने के पहले नहीं बता दूं कि मैं एक अध्यापक का बेटा, मैं ट्रेनिंग में जब पढ़ाता हूँ नए आरएएस को, आईएएस को, इन सर्विस कोर्सेज वालों को, तो मैं एक बात हमेशा कहा करता था सन 2005 से पहले जब राजस्थान में सूचना का अधिनियम लागू हुआ, फसल कोई बहुत अच्छी नहीं होती। और मैंने उसको जवाब दिया, रास्ते में हमारे 2 शिष्य बैठे हैं, मैंने कहा कि देखो मैं जानता हूँ, मैं जयपुर पहली बार जा रहा हूँ, राजस्थान में अनाज हो या ना हो, गेहूं या चावल हो ना हो, लेकिन इस संसार में परम पराक्रमी वीर और सूरमा यदि कहीं हुए वीर भूमि रही है। यहाँ के लोगों ने यहाँ की मिट्टी में अपने सर धोए हैं, तब जाकर के हम यहाँ गणेश वंदना और सरस्वती वंदना कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कितने राजवंश मिट गए, राजस्थान ही वो भूमि थी जिसके तलवारों ने रोका इस्लाम के प्रसार को। इधर अपने मूल विषय पे आता हूं, सब जानते होंगे क्योंकि बहुत कठिन भाषण नहीं करूंगा। दिशाएं 4 हैं, दिशाएं 4 हैं, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, धाम 4 है। सुनाइए ना आपने कि
संत महात्मा भी मंच पर विराजमान है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है, मेरे बड़े भाई गोविंद जी व्यास साहब भी यहाँ उपस्थित है, पूरा परिवार उपस्थित है। और मेरे को पत्रकारिता के जीवन के अंदर आगे बढ़ाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अनिल लोढ़ा जी भी आज इस सभागार के अंदर उपस्थित हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ दो चीज कहूँगा कि जीवन में कुछ भी चीज सीखा जाए तो कुछ भी चीज की जा सकती है। मैं बुढ़राफर के घर में जरूर जन्म लिया, व्यापार की दृष्टि से व्यापार किया, पत्रकारिता सिखाई तो पत्रकारिता की, और सेवा के अंदर मेरे को स्वामी हृदयराम जी के चरणों में काम करने का मौका मिला। स्वामी जी एक चीज कहा करते थे कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर की याद, करो भावना से सेवा इनकी, पाओगे लोक परलोक में सफार। मानवता की सेवा के लिए जो जीवन में सोचा उतना करने का मौका मिला। मेरी उम्र अभी 57 साल है, मैंने अपना व्यापार सारा अपने बेटे को संभाला दिया है। जैसा गुरुजी ने बोला कि जीवन में खुद को पहले पहचाने कि मैं कौन हूँ, और वो आप गुरुजी जो चीज कहते थे, स्वामी जी वो चीज कहते थे, यदि स्वयं को पहचानना है तो मानव की सेवा करोगे तो अपने आप को स्वयं पहचानना। मैं के अहंकार से बाहर निकलकर, यदि आप में अहंकार है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में नम्रता है तो आपको सब चीज पाई जा सकती है। पाने के लिए कोई चीज सीखने के लिए एक जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, इस जन्म में ही आप वो सब चीज प्राप्त कर सकते हो जो आपके जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हो। मैंने आज यहाँ, क्योंकि मैं सिंधी परिवार में मैंने जरूर जन्म लिया, तो मेरे को ब्राह्मणों के घर में मैं गोविंद जी व्यास साहब के परिवार के अंदर मैं खोज गया हूँ, तो मेरे को वो सब कुछ चीज देखने को मिली, उस आध्यात्म की वो सब चीज सीखने को मिली। तो निश्चित रूप से आप लोग आज, आप लोगों की उपस्थिति के अंदर ये जो सम्मान हुआ है, मैंने अपने जीवन में कभी कोई सम्मान नहीं लिया। मैंने भैया ने कहा मेरे को सम्मान नहीं होने का, नहीं केवल ये मतलब व्यास परिवार का सम्मान है। मैंने अपने पंडित आत्माराम जी व्यास जी जिस घर में मैं खोज गया हूँ, उसी के सम्मान के साथ में ये सम्मान प्राप्त किया है। मैं आप लोगों का, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, उसके लिए, क्योंकि मैं सम्मानित परिवार ने किया, उनको निश्चित रूप से जिन लोगों ने सम्मानित किया, उनके लिए मैं अपने जीवन में तहे दिल से परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जीवन में सेवा के रूप में आदमी चलता रहे, कहीं किसी तरीके की रुकावट नहीं है। जय भारत। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को मैं अपना हीरो भी मानता हूँ। ये बात सही है कि आज के वक्त में प्रासंगिक है, आगे भी रहेंगे और पहले भी रहेंगे। एक बात मैं जरूर कड़वी कहूंगा यहाँ पे, युवाओं के लिए भी प्रासंगिक नहीं है स्वामी विवेकानंद, आज के विभिन्न नेताओं के लिए, रणनीतिकारों के लिए ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है स्वामी विवेकानंद। जो पत्रस्त हो रहे, मैं जयपुर आया था 96 के आसपास, आया तो राजनीति में अवसर तलाश में था, व्यास साहब से संपर्क और आज तो हम किसी माध्यम से वो जैसे अडॉप्ट करते हैं उसी तरह से इन्होंने मेरे को एक नया जीवन दिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी इच्छा के विरुद्ध इन्होंने तैयार करके, और मैं कुछ नसीब समझता हूँ। ये मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद प्रासंगिक क्यों है कि आज के युवाओं में हौसला है, जोश है, हुनर है, उन्हें मार्गदर्शित करने की आवश्यकता है। जो भटकाव की हम चर्चा कर रहे हैं, कोटा दादी साहब वैसे हैं, राम कुमार जी, उसका अपना एक कैलिबर है, लेकिन एक कड़वा सच से उसका सुसाइड केसेस भी बड़ी चिंता की बात है। आज की पीढ़ी को हमें वास्तव में बताना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने क्या किया और हिंदुस्तान का नाम कहां से कहां पहुंचाया। 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनके विचार ऐसे हैं और व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन उसके जो विचार है, अमिट छाप है, वो उसे हमेशा साथ होने का एहसास कराती है। तो यहाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये ना समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है। पूछो जाकर फिरंगी से कि हिंदुस्तान कैसा है,
हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। लेकिन इन्होंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बड़ी भारी चीज है। इसका मतलब होता है कि भैया बहुत हो गया, हमारी समाप्ति घोषणा करता। तो भाई मेरे को 28 साल में पत्रकारिता में 2 साल और करना चाहिए, 50 साल करके अवार्ड तो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट उसी दिन मिलना चाहिए, पर आपका अनुग्रह और टीम प्रेम है, इसलिए मैं काम नहीं कर सका, मैंने स्वीकार किया। और 2 साल में इन 48 साल से भी बेहतर बड़ा काम, आगे ऊंचाई पर ले जाने वाला काम कर सकूं पत्रकारिता का, इस संकल्प के साथ इस अवार्ड को ग्रहण कर रहा हूं। एक कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिंह। तो ऐसा अक्सर होता है कि लोग बाहर के लोग को दिल्ली से बुलाया, मुंबई से बुलाया, बड़े लोग नाम धरे भाई को उनका सम्मान किया। गोविंद जी आज आपको इस बात के लिए बधाई, तो मेरी बात नहीं कर रहा, योगेंद्र की, कमल की और सबकी, गांधी साहब की, कि आपने इस कहावत को उल्टा कर दिया है। तो धारा को उल्टी बात में आता है, घर का जोगी जोगना नहीं, आपके नहीं, घर के जोगी को आपने सिद्ध माना है, इसके लिए आप बधाई की बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बचपन में एक खेल सुना था हमने, मैं अकेला ही चला था, जानी मेरी मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरी जिंदगी की हकीकत में अगर कहूँ कि यही है कि कॉलेज में जब देखा था, फर्स्ट ईयर साइंस में साथ पढ़े थे, मैं भीलवाड़ा से अजमेर आते, एक लड़का भी नहीं जानता था मेरे को कॉलेज में, 6000 लड़के लड़कियां पढ़ते थे। एक व्यक्ति जो सबसे पहले मेरा दोस्त बना वो गोविंद था और आसपास बैठे थे, और पूरे अजमेर शहर में कोई नहीं जानता, पहला मैं अजमेर हुआ। और जब मैं अजमेर से मिला हुआ तो शायद अजमेर में गोविंद जी बड़ी बात अपने बारे में कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद ही कोई आदमी अजमेर में जो मेरे को नहीं जानता। तो मैं आज के बाद ये कहना चाहता हूं कि हमने हर सफर अकेले ही तय किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मैंने कभी किसी को खुदा नहीं माना, किसी का हाथ मेरे सर पर नहीं रहा, और हर कदम मैंने अपने बूते पर और अपने साथ चलने वाले लोगों के बूते पर चला। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। दादा प्रकाश जोशी जो उनकी ससुर थे, वो उनमें से एक है। मेरी एक कविता संग्रह सभा है, आपका पेड़। विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में इस तरह का प्रबुद्ध आयोजन या व्याख्यान को सुन पाया। इस अवसर पे मैं मुख्य आयोजकों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक प्रोफाउंड सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। मैं डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय साहब को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने उस सब्जेक्ट का के साथ पूरा न्याय करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुए, बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। मैं इस अवसर पे सिर्फ जो 2 शब्द कह सकता हूं तो वही 2 ही पॉइंट बोल सकता हूं कि देखिए, फौजी आदमी हो, उस तरह का विद्वान जो मेरे साथ में बैठे हैं दोनों साइड में, उनके साथ हमारी कोई तुलना नहीं है, पर हम लोग हर धर्म के ट्रूप्स के साथ में रहते हैं, और तकरीबन एक जिसको आप देसी भाषा में हेलीकॉप्टर व्यू या बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, और वो एक कॉमन आदमी जो रखता है वो रखते हैं। हमारे हिसाब से मैं जो 2 बातें बोलना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि हर एक धर्म में या सभी धर्मों में हम उसको 3 एंगल से देखते हैं। हर एक धर्म की अपनी एक फिलोसफी या दर्शन होता है। जैसे आपका दर्शन के ऊपर ये आज का व्याख्यान था, और इंसिडेंटली जो अद्वैत वेदांत में, और उसमें भी विवेकानंद जी का व्याख्या की हुई वेदांत मेरे लिए बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है।
पर जो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 चीजें होती हैं। एक दर्शन होता है, एक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि रीति रिवाज या पूजा पद्धति या कर्मकांड वगैरह वगैरह जो भी आप समझ लें उनको, और तीसरी चीज वैल्यूज होती है। फॉर्चुनेटली हर एक धर्म के बीच में वैल्यूज। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर जॉली के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस बार भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों द्वारा राधे गार्डन में वृक्ष मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके तहत आज बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें एक है हमारा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, जो कि आज मनाया जा रहा है। डॉक्टर जॉली जी के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है हर साल। इसके तहत रक्तदान हमारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ब्लड बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्होंने, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, लोगों ने और एक संस्था के हमारे जो सहयोगी है, हर साल हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 कैंप हमारे का सहयोग करते हैं। इनके थ्रू ये कैंप का आयोजन किया गया है। इनके चलते नीचे भी हमने एक ब्लड ग्रुपिंग, जो जनरल लोगों को कैसा कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, आउटडोर में कैंप लगाया है, जिसमें का सबका हीमोग्लोबिन चेक किया जा रहा है। कौन सा वो व्यक्ति के ब्लड ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके मुख्य द्वार पे एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ही हमने आज एक वृक्ष माँ के नाम पे ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया है, जिसका कि हमारे राधे गार्डन, जो प्रेम राधे गार्डन हमारे मुख्य आउटडोर के बाहर है, वहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। ये सब कि सबको जानकारी देते हुए लोगों को, जो कि ओपीडी में बहुत सारे पेशेंटों के मरीज बैठे होते हैं, परिजन आते हैं, उन सबको जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जो कि हमारे यहाँ पर जो ब्लड बैंक के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया, लोगों को जागरूक किया। और हमारे यहाँ पर मेरे द्वारा सबको शपथ दिलाई गई कि रक्तदान महादान है, रक्त हमें सबको करना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि रक्तदान करते रहना चाहिए, ताकि ये रक्त जिन लोगों को आवश्यकता हो उनको चढ़ाया जा सके, उनकी आवश्यक ज़िंदगी बचाई जा सके। रक्तदान एक महादान है, पुण्य का काम है। आप आगे आइए, रक्तदान कीजिए, ताकि जिसको भी इसकी आवश्यकता हो उसको हम समय पर रक्त दे पाएँ। अगर रक्त के अभाव में अगर किसी की मृत्यु होती है तो बड़ा निंदनीय और शर्मनाक है। तो लोगों को मैं ये अपील करता हूँ, आप घबराएं नहीं, आप अपने मरीज के लिए अलावा दूसरों के लिए भी रक्तदान करें। रक्तदान के अलावा अंगदान भी एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अंगदान एक महादान है, जिसमें 9 जिंदगियां बचाई जा सकती है। अगर किसी की अनहोनी में मृत्यु हो जाती है और उसका ब्रेन डेथ के बाद सारे ऑर्गन काम करते रहते हैं, जैसे हार्ट काम आ सकता है, कॉर्निया काम आ सकता है, लीवर काम आ सकता है, किडनी काम आ सकती है। तो ऐसे अगर कोई मृत्यु होती है तो उन सभी को मोटिवेट करना चाहिए सबको कि उनके जो अंग है दूसरों में लग जाएंगे तो उसमें धड़कता रहेगा, वो जीवित रहेगा। राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में जोनल ब्लड बैंक के द्वारा एक कैंप का आयोजन माँ भारती ग्रुप संस्था को दिया गया। वो ब्लड कैंप थैलेसीमिया वार्ड के अंदर लगाया जा रहा है। इसमें लगभग माँ भारती ग्रुप के बड़ी संख्या में सदस्य रक्तदान हेतु आ रहे हैं और रक्तदान शिविर चालू है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर उस व्यक्ति को जिसको रक्त की आवश्यकता है वो सुलभ और सफल से मिले। पवन दिल्लीवाल, माँ भारती। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राजस्थान में 10 महीने बीत जाने के बाद भी कई समस्याएं लगातार बनी हुई है। उन्होंने खासकर बजरी माफिया और अपराधियों के बढ़ते हौसले पर चिंता जताई और कहा कि इन लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी स्थिति चिंताजनक बताई गई। कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं, अन्यथा कांग्रेस द्वारा एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है जिला कलेक्ट्रेट के बाहर। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में पधारे कांग्रेस कार्यकर्ता और आप देखिए बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगातार ये तस्वीरें लाइव स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं।
और लगातार बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। क्या बोल रहे हैं रेखा जी? क्या बोल रहे हैं? रेखा जी आए हैं? ओ देखिए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश। आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर 10 माह करीब सरकार को आए हुए हो गए हैं और 10 माह के अंदर चरमरा गई है पूरी स्थिति। जो कांग्रेस की योजनाएं थी लाभकारी, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे इंदिरा रसोई की बात हो, ओल्ड पेंशन की बात हो, वृद्ध पेंशन की बात हो, सबको जो है इन्होंने ठप कर दिया है। साथ ही जो महंगाई की बात कर रहे थे मोदी जी चुनावों में आके, आज महंगाई चरम सीमा पर है। 2 वक्त की रोटी खाना जो है आदमी को मुश्किल हो गया है। हर घर के अंदर 1 वक्त की रोटी खाने से काम चलाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है। मोदी जी वापिस आके ना तो देख रहे हैं कि 10 महीने में हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो आज खाने का तेल था 600-600 रुपये एक टीन के ऊपर बढ़ चुके हैं। कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर कहाँ अंकुश है? क्योंकि बड़े बड़े राजघरानों को इन्होंने जो है सारा काम दे दिया है। कॉरपोरेट कंपनियों पे का कब्जा हो गया। अपनी मर्जी से तो सब्जियों की रेट बढ़ती है, अपनी मर्जी से खाद्य सामग्री की रेट बढ़ती है। प्रदेश के अंदर जिस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ी है, दमंगाई जिस तरह से चल रही है प्रदेश के अंदर, माफिया, चाहे वो खनन को लेके बात करें, चाहे माफिया करें, आज बजरी की बातें करें, आज अपन ज़मीनों की बात करें, आज हम बात करें कि जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं और जिस तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, हौसले बुलंद हुए जा रहे हैं इनके बदमाशों के। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा अजमेर में 2 महिलाओं को जो है किडनैप किया, उसके बाद किशनगढ़ के अंदर जो कांड हुआ, गोलीकांड, उसके बाद जो है पुनः जो है अभी 2 दिन पहले जो है चौरसिया आवास के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद द्वारा जो हाल किया गया, सबको देखने की स्थिति है कि भाई आज कानून व्यवस्था पे उनका पूरा विश्वास है बदमाशों की, हमारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जो वास्तव में जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके अंदर भय है कि कानून हमारा साथ देगा ही नहीं देगा। इस व्यवस्था को ठीक किया जाए प्रशासन द्वारा, नहीं तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। देखिए, जिस तरह पर्ची वाली जो सरकार है हमारी राजस्थान की,
उसको आप देखिए कि किस तरह से कार्य कर रही है, केंद्र में किस तरह से कार्य हो रहा है। महंगाई चरम पे है और अजमेर में आप रोडों की हालत आप देख सकते हैं अजमेर की। और यहाँ पे 2 MLAs हैं जो कंटिन्यू 20 सालों से हैं और उसके बाद में भी अजमेर की दुर्दशा हो रही है। महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, राजस्थान से लेकर अजमेर तक आप कहीं भी देख लीजिए महिलाएं किस तरह से परेशान हो रही हैं। और अभी फ़िलहाल ही 2 महिलाओं का जो किडनैप हुआ था उसमें भी किस तरह से महिलाओं के, वो भी बुजुर्ग महिला थी और उनको भी इस तरह से परेशान किया गया। अभी आप 2 दिन पहले ही आपको पता है कि बीजेपी के जो पार्षद थे उन्होंने किस तरह से एक बेचारे गरीब है जो अपनी प्रॉपर्टी के लिए वो उन्होंने वहाँ पे दीवार को लेके उन्होंने किया था, तो उन्होंने निगम को लेके, और क्योंकि उनको पता है कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो लेकर मतलब बीजेपी सरकार और मतलब सोच रही है कि हम कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उनसे निवेदन है कि कांग्रेस इस तरह का जो उनका बिहेवियर है वो करने की बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अजमेर में भी तंबाकू मुक्त युवा अभियान की शुरुआत की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में 7 दिवसीय इस अभियान का उद्देश्य तंबाकू और गुटखे के सेवन से होने वाली बीमारियों और नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाना है। अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से आमजन को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जी सर, राज्य सरकार की ओर से टबैको फ्री यूथ कैंपेन चलाया जा रहा है। ये 60 दिवसीय एक सघन कार्यक्रम होगा जिसमें हम तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से सेंसिटाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तंबाकू सेवन छोड़ें। किस तरीके का इसमें रहने वाला है, किस तरीके से जागरूक करेंगे लोग? हमारे जो प्रोग्राम है जैसे स्कूल्स में सेंसिटाइजेशन, परिवारों को सेंसिटाइजेशन, ऑफिसेज में हम जाकर हमारा स्टाफ जाकर सेंसिटाइज करेगा, साथ ही शपथ ग्रहण करवाएगा उनको कि तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, ना बच्चों से करवाएंगे। और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, वो भी हम शुरू करेंगे। साथ ही रैली है और भी कार्यक्रम हम कराएंगे, पोस्टर, निबंध, इन सब का भी आयोजन किया जाएगा। चालान काटने की प्रतिक्रिया रहेगी जी? चालान भी काट रहे हैं? हाँ, मैंने कहा ना आर्थिक दंड का प्रावधान भी रहेगा और उसके लिए जो भी ऑफिस इंचार्जेस होते हैं हम उनको दे देते हैं चालान बुक्स। ऐसे एरिया जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे नशा बिल्कुल कैसे नहीं पहुँचे, सब जगह पहुँचे हैं। और विशेष तौर से तंबाकू के जो पदार्थों की बिक्री है इसके ऊपर हम काफ़ी सजगता से वॉच रखते हैं। कई दुकानें स्कूलों के आसपास भी खुली हुई है, गुटखों की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक? बिल्कुल करते हैं हम लोग। अभी तक कुल कितने चालान कर चुके हैं? अभी तक देखिए हमारे पास कोटपा चालान के 2 धाराएं हैं जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान रहता है। इसमें धारा 4 में हमने 826 चालान काटे हैं जिसमें करीब 7,000 रुपये हमने कलेक्ट किए। और धारा 6 में 1250 के आसपास चालान है जिसमें 13,500 रुपये के आसपास। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में 119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में एसपी वंदिता राणा और वन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो वन रक्षकों की ट्रेनिंग का जो आधारभूत कार्यक्रम है 3 माह का, उसकी शुरुआत हो रही है। ये राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिलोरा में 150 वन रक्षक जो है यहाँ पर अगले 3 माह तक ट्रेनिंग लेंगे। कुल राज्य स्तर पर 2000 से ज़्यादा वन रक्षकों की भर्ती करीब 7 साल के अंतराल के बाद हुई है। इतनी संख्या में ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि वन विभाग के हैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके क्रम में ही जो सिलोरा का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उसमें 150 वन रक्षकों की ट्रेनिंग की आज आगाज़ हुआ है और जो अगले 3 माह तक यहाँ पे वन्य जीव, वन संरक्षण, पौधे किस प्रकार से तैयार करते हैं, आमजन को वनों के लाभ किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का वन्य जीवों के प्रति खतरा है, दुर्भावना है, उसको किस प्रकार से आशंका को दूर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों ही प्रोवाइड की जाएगी, दोनों ही प्रदान की जाएगी। सर कितने दिन चलेगी ट्रेनिंग करीब? ये 90 दिन का ट्रेनिंग है, आज से चालू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। करीब कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे? 150 पुरुष वन रक्षक इसमें शामिल हो रहे हैं। महिला भी? महिला वन रक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो अलग दूसरे ट्रेनिंग सेंटरों में हो रही है, जोधपुर के ट्रेनिंग सेंटर उनके लिए। थैंक यू। आज राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त वन संरक्षकों का प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुरुआत हुई है।
लगभग 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी। वो दौरान इनके विभिन्न जो ड्यूटीज़ हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसका भी उद्घाटन के कार्यक्रम का संपन्न हुआ, जिसमें इनसे आग्रह किया है ये अपने स्थानों पर आम जन को भी वन मित्र के रूप में जोड़ते हुए काम करें, जागरूकता पैदा करें और वन्य जीव, वन्य संरक्षण और वन संवर्धन के रूप में ये लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार काफ़ी दिनों से जो वन संरक्षण में कमी थी, उसमें लगभग 7,000 के आसपास वन संरक्षकों की नियुक्ति की है। तो इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में प्रकृति के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस वनों का महत्व बहुत अधिक है। तो वनों के महत्व को समझाने, समझने और उनका संरक्षण करते हुए हमारी ड्यूटीज़ पूरी करें और जनता को उसका जोड़ते हुए आगे बढ़ें। और भी कोई बातें जो इनकी ड्यूटीज़ की होंगी, इनको प्रशिक्षण मिलेगी, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज अजमेर के स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत बालिकाओं को उद्यमिता, स्वावलंबन और स्वरोजगार विषय पर जानकारी प्रदान की गई। स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत के सह संयोजक डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच संपूर्ण भारत में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत युवाओं को स्वावलंबन व उद्यमिता के दम पर स्वरोजगार की प्रेरणा दे रहा है। जब भी बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी का मतलब क्या है? हमारे आसपास का बना हुआ सामान, मेरे शहर का बना हुआ सामान, मेरे वार्ड का बना हुआ सामान, मेरे अजमेर का बना हुआ सामान, मेरे राजस्थान का बना हुआ सामान और मेरे देश का बना हुआ सामान लेके आना है। हमें विदेशी कंपनियों का कोई भी सामान नहीं लेना है। लक्ष्य साबुन से नहीं नहाना है, हमें निरमा से नहाना है, वो भी उतना ही सफाई कर रही है। हमें एरियल से नहीं काम करना है, हमारे कपड़े चंद्रप्रकाश साबुन से भी बहुत अच्छे धुल जाएंगे। हमें लोकल सामान खरीदना है। लोकल सामान खरीदेंगे तो हमारे देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी, हमारे देश के उद्योग धंधे बहुत अच्छे चलेंगे। हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम अपने युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, हम अपने देश के रोजगारों को जिंदा करेंगे। हमारा देश आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा इस युवा के दम पे। यही युवा हमारे देश की असली ताकत है, यही युवा हमारे देश की असली हिम्मत है। आज इन युवाओं को हमें रोजगार उपलब्ध करवाना है, आज उन्हें स्वरोजगार प्रदान करना है। आज इन युवाओं को जरूरत है किसी न किसी प्रकार का काम सीखकर रोजगार देने की। रोजगार लेने वाले नहीं बने, रोजगार देने वाले बने। एक फैक्ट्री खोल के 50 लोगों को नौकरी दो आप, ना कि एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाओ। 50 लोगों को नौकरी देना सीखो। आज का युवा क्या बने? लर्न विथ अर्न बने। लर्न विथ अर्न का मतलब क्या है बच्चों? अपनी पढ़ाई के साथ साथ, सीखने के साथ साथ कमाना भी सीखे। तो बनोगे ना, काम सीखोगे ना, अपने पैरों पे खड़े होगे ना। एक बार मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, उससे पहले एक बार नारा और लगाएंगे कि जब भी बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। ये शपथ लेनी है आपको कि मैं अपना लोकल सामान खरीदूंगा। जब भी बाजार जाएंगे, जब भी बाजार जाएंगे, अभी भी आवाज थोड़ी कम लग रही है मुझे। जब भी बाजार जाएंगे, चलिए। स्वदेशी जागरण मंच संपूर्ण देश में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत देश के 37 करोड़ युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह उद्यमी बने, वह स्वावलंबी बने, वह अपने स्वयं का रोजगार शुरू करे। इस कार्यक्रम के तहत स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग संस्थानों में और जहां कहीं भी युवा नामांकित है उन संस्थानों में जाकर युवाओं से चर्चा कर रहा है और युवाओं से बातचीत के माध्यम से उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि उन्हें उद्यमिता के आधार पर स्वावलंबी बनना है, उन्हें रोज़गार देने वाला बनना है, ना कि रोज़गार के पीछे भागना है। युवा जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर बने। साथ ही साथ
स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि देश का 37 करोड़ युवा है और सभी के लिए सरकारी नौकरी सरकारों को देना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या के केवल 8% भाग को ही नौकरियां उपलब्ध हो सकती है। इससे ज़्यादा यदि सरकार अपनी जनसंख्या के अधिक प्रतिशत को नौकरियां प्रदान करती है तो सरकार विकास कार्य नहीं कर पाएगी और सरकार एक आर्थिक संकट में आ जाएगी। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ लर्न विथ अर्न करे। साथ ही साथ 1500 प्रकार के ऐसे काम हैं जिनकी आज समाज में आवश्यकता है। युवा अपना परंपरागत काम सीखे, युवा उद्योगों को पुनः संचालित करने के लिए समाज जो है देश में बना हुआ सामान खरीदे, लोकल सामान खरीदे, लोकल फॉर वोकल खरीदे, जिससे कि जो है उद्योग पुनर्जीवित हो सकें और रोज़गार उपलब्ध हो सके, रोज़गार का सृजन हो सके। मैं डॉक्टर संत कुमार, स्वदेशी जागरण मंच प्रांत सह संयोजक, चित्तौड़ प्रांत। विद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच से कुछ कार्यकर्ता आए जिन्होंने हमें बताया कि हमें हमारे देश में बना सामान ही खरीदना चाहिए, लोकल बाहर का नहीं खरीदना चाहिए। मेरा नाम कैटरीना है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं शपथ लेता हूँ मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूँगा लोकल सामान खरीदे और विदेश के सामान नहीं खरीदे। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा नाम है लक्की बारोली। आज हमारे विद्यालय में स्वदेशी भारत अभियान से कुछ कार्यकर्ता आए। उन्होंने हमें बताया कि हमारे देश का सामान खरीदे, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी बंद होगी और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरा नाम ज्योति है। धन्यवाद। मैं उप प्राचार्य प्रीति राठौर, महात्मा गांधी स्कूल श्रीनगर रोड अजमेर। आज हमारे विद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य डॉक्टर संतराम जी और बलवंता प्रिंसिपल श्री दिलीप सिंह जी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमारे बच्चों को सिखाया है कि लर्न के संग अर्न कैसे करें। नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। इसके संबंध में बहुत उनको जानकारी उपलब्ध कराई है। स्वरोजगार कैसे किया जा सकता है, आप हाथ का हुनर कैसे सीख सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सरल बना सकते हैं, उसके संबंध में बच्चों को सूचनाएं देकर, जानकारी प्रदान कर लाभान्वित करा है, ताकि वो अपने आने वाले जीवन को आसान बना सकें, सरल बना सकें। अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता और डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चों, कूलियों, सफाई कर्मचारियों और रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। बच्चों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से रेल यात्रियों और आमजन को स्वच्छता के महत्व और QR कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान के फायदों के बारे में जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य समाज में स्वच्छता और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। स्वच्छता ही सेवा के इस पखवाड़े के दौरान हमने बच्चों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे आज हमारे देश के नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, उस देश की पीढ़ी को अगर हम संदेश, स्वच्छता का संदेश दे पाते हैं और वो नई पीढ़ी आगे होकर जनता को संदेश देने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल है। और इसी पहल के साथ हमने एक डिजिटल इंडिया का जो हमारा मिशन है भारत सरकार का, उसमें डिजिटल मोड पर हम कैसे भुगतान करें, वो एक हमने पहल की है। उसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया है। मैं अपने साथी सहयोगियों के साथ इस मिशन के लिए ये जो रैली है उसका हम आज रैली करवाएंगे और मुझे लगता है कि इससे एक हम संदेश दे पाएंगे स्वच्छता के लिए और डिजिटल इंडिया के लिए। बस यही विनम्र अपील है कि अधिक से अधिक हमारे स्टेशन परिसर को साफ़ सुथरा बनाने में हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा दें, खुद भी इसका उपयोग करें और अपने साथी संबंधियों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। आज किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज हमने सभी जो स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी और सेंट एंसलम स्कूल के कुछ बच्चे जो 9th स्टैंडर्ड के हैं उनको बुलाया है। एक रैली का आयोजन किया जा रहा है जो पूरे स्टेशन पर घूमकर डिजिटल इंडिया और स्वच्छ इंडिया का मैसेज सभी यात्रियों को और सभी और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।